जाएगा तकलीफ होएगी, कोई के ऊपर भी हथियार मारा जाएगा तो पहुँचेगी हमें। इसमें हमें कहना तो नहीं है, हमें ये देखना है उस हमले के बाद ऐसा तो नहीं है कहीं दो लोग के बीच में और गैप बढ़ रहा है, तो हमें उसको दूर करना है। तकलीफें तो देखो समाज जब बढ़ता है तो बहुत सी होती है, और जब बदल रहा होता है जैसे आज की तारीख में हम पूरी तरीके से बदल रहे हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें तकलीफों वाली हो रही हैं। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि गांधी जी का तरीका क्या है, कानून फारकान का तरीका क्या है, और डॉक्टर अम्बेडकर का तरीका क्या है। सबकी अपनी अपनी लड़ाइयाँ थी, सब अपने अपने तरीके से उसे हल कर रहे थे। आज की तारीख में हम तो नामों को ही लेकर के खाली लड़ रहे हैं, तो कुछ होता नहीं है। तो अगर आप चाहिए, क्योंकि आपको आगे जा करके किसी को बताना भी है, तो गांधी को लेकर के एक तो मीठा जो तमाम तरह के सवाल है, अगर वो आप पढ़ करके दूर कर लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो किसी से जान के दूर कर लीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को आप खोज करके पढ़िए। बदालसा एक है, बदालसा बजाज की लड़की थी, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है खान अब्दुल गफ्फार खान की, कि जब बामियान का मंदिर गौतम बुद्ध का था उसमें उनके साथ नहीं थी वो करीब एक महीने, तो महात्मा जो खान अब्दुल गफ्फार खान का भाईचारे और उस पर था, अरे कम्युनल पे यहाँ इसको दूर होना चाहिए, वो काम उनका बामियान मंदिर का था, वो बहुत अच्छा लिखा है मदालसा ने, उसे पढ़िए। खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी पढ़िए, उनके संगठन को देखिए, और उनका संगठन आज हम लोग जो चला रहे हैं उसको भी देखिए कि ये कितना जो बात कह रहे हैं झूठे हैं या ऐसे ही कह के निकल जा रहे हैं। सब चीज़ों को देखिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको इससे कोई रोशनी मिल सकती है आप आगे बढ़ेंगे। और मेरी एक बात को हमेशा मान लीजिए कि अगर लीडरशिप आपने लानी तो एक स्नेह रखिए अपने साथ के लोगों से, साथ के लोगों से मोहब्बत से पेश आइए, और संवेदनशीलता हमेशा रखिए कि किसी की भी तकलीफ होगी वो हम कहते हैं। अगर आज की देखिए हमारी वैचारिक लड़ाई नरेंद्र मोदी अमित शाह से है, लेकिन अगर अमित शाह को कोई आदमी कहे कि हाँ हम उन्हें मार देना चाहते हैं, या कोई ये कहे कि हम उन्हें तकलीफ पहुँचा देना चाहते हैं, इसके लिए हम भाई तैयार नहीं है। आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं। हम ये कहते हैं हम उनसे हारे हैं लोकतंत्र में चुनाव के मैदान में, तो हम उन्हें हराएंगे लोकतंत्र में चुनाव के मैदान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको कोई और नुकसान पहुँचाएं। और यही गांधी की फिलॉसफी थी। गांधी के टाइम में अंग्रेज़ों से ये महात्मा गांधी से कहा गया कि अंग्रेज़ों से घृणा की जाए, तो गांधी जी ने कहा अंग्रेज़ों से घृणा नहीं करनी है, यही तो गलत रास्ता है। अंग्रेज़ों को हमें हटाना है और ये बताना है कि ये शासन हमको चला सकते हैं, हम इससे कैपेबल हैं, लेकिन उनसे घृणा नहीं करनी। ये सब चीज़ें हैं। ये हो सकता है बहुत, जैसे कहते हैं ना सच बोलना चाहिए, लेकिन ये बहुत फालतू सी चीज़ लगती है। नहीं, जब अपने ऊपर पड़ती कि कहीं सामने वाला झूठ बोल रहा था और हम शर्मिंदा हो रहे थे, तब हमें समझ आता है सच कितना महत्वपूर्ण है। वरना ये बहुत बोगस बात है कि सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, शरीफ आदमी होना चाहिए, ये सब बातें तो होती हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, और ये करना भी बंद कर दिए। अगर हो सके तो कीजिए। और इस सीरीज़ को या इसको इस तरीके से हम शिवम और उन लोगों से भी कहेंगे इसे आगे बढ़ाएं। करना चाह रहे हैं ये है कि व्याख्यान माला की जो श्रृंखला है ये अनेकों विश्वविद्यालयों में तमाम जगह जो भी जहाँ कैंपस डेमोक्रेसी अब भी जिंदा है, हमारे यहाँ तो बहुत कम है कैंपस स्पेस, इस तरह से कैंपस डेमोक्रेसी 4 लोग बैठ के बात करते हैं तो पुलिस घूमती है कैंपस के अंदर, उस जगह पे इस तरह की लेक्चर सीरीज का बहुत मानी है, बहुत मतलब है। और ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ क्लास के अंदर टीचर अपनी बात कहने से भी कतराता है, वो चीज़ों को कहता है और सिलेबस के दायरे तक ही चीज़ें रह जाती हैं, और अगर कहता भी है तो खुल के नहीं कह पाता जो चीज़ें हैं। और हम देख रहे हैं एक ऐसा दौर जो कभी भी इतिहास का ये बहुत ही अलग दौर है, ऐसा दौर है जहाँ एक एक करके कोई कानून बनता है तो 1 साल में 5 साल में कोई बड़ी घटनाएं होती हैं। अगर ये कहा जाए 2019-19 का कोलैबोरेशन देखें तो 2019-19 में इतनी घटनाएं हुई हैं, इतने कानून आ गए हैं, इतने इन्वायरमेंटल नोटिसेज आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जेंडर को लेकर के हो गए हों, इतनी तेजी से चीजें हो रही, शिक्षा को लेकर के हों, तमाम क्षेत्र में हों, डिबेट्स इतनी बढ़ रही हैं, आरटीआई बिल को पास आउट किया जा रहा है, रोस्टर प्रणाली विश्वविद्यालय में किस तरह के एडमिशन होंगे, 13 पॉइंट रोस्टर किसी को नहीं मालूम, डिमोनेटाइजेशन शायद ये तीसरी जनरेशन है जिसने डिमोनेटाइजेशन का नाम सुना है। 1978 में कभी हुआ है, मुझे याद है कि हमारे फादर वगैरह की मैरिज ही 92-93 की है, तो उनको तो कभी नाम नहीं सुना है, अपनी जवानी में वो नाम नहीं सुने, और उससे पहले कोई सुना होगा। हम पहली जनरेशन थे जिसने सुना, और बहुत मतलब 20 दिन तक तो हमको खुद पूरी तरह समझ में नहीं आया कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। और अभी भी बहुतों से पूछा जाए कि जीएसटी की टैक्स रिजीम क्या है तो उसको नहीं मालूम है, किस तरह से उसमें कास्कार्डिंग है, जो पुराना वैट सिस्टम था, वैट सिस्टम से जीएसटी किस तरह से वो है, तो ये भी हम लोग को नहीं मालूम। इसी के साथ साथ कुछ सामाजिक ऐसे भी चीजें हैं जिसको हमको नहीं
पता चल पा रहे हैं, और क्लास में टीचर तो उससे भी पीछे। लखनऊ विश्वविद्यालय कहा जाता है, मैं एक बार पटना गया था तो पटना में कहा था कि 3 साल का रिजल्ट पेंडिंग है। मैं बिल्कुल इसी बात के साथ ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ भी एजुकेशन का इस तरह पेंडिंग है कि अभी भी डिमोनेटाइजेशन से पूछिए तो लोग कहेंगे ये ठीक चीज हुई है। उसी समय बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सारा पैसा वापस आ जाएगा, कोई काला धन इसमें नहीं रुकेगा, कोई आतंकवाद इससे नहीं रुकेगा, इस तरह की घटनाएं हैं। लेकिन उस समय भी कोई गौर नहीं कर रहा, और अभी भी आप कुछ लोगों से पूछिए तो अभी भी लोगों को ये ठीक से नहीं मालूम, अभी भी कहना कुछ तो हुआ होगा जब सरकार ने लिया है। मतलब कोर्ट भी ये कह चुकी, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक ये कह चुकी कि ये फेल प्रोजेक्ट है। आरबीआई का गवर्नर ये खुल के कह चुका है, 2 गवर्नर रिजाइन कर चुके हैं अपनी पोस्ट से। इकोनॉमिक के इस समय के 6 बड़े पद वाले लोग रिजाइन कर चुके हैं। अरविंद परगड़िया छुट्टी पे चले गए हैं, अरविंद सुब्रमण्यम जो पुराने आर्थिक सलाहकार हैं बिना कारण बता वो भी चले गए, जान रहे हैं अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। तो मतलब इस तरह की चीजें हैं जो हमको नहीं पता चल पाती हैं, और टीचर तो खुल के क्लास के अंदर बोल दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत जाहिर है, बनता है इस दौर में कि हम लोग इस तरह के पब्लिक लेक्चर सीरीज की श्रृंखला चालू करें। इन तरह के व्याख्यान मालाओं की जरूरत है। और ये एक बार नहीं, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे 5 दिन के लिए कैंपस बंद हो गया था, 19 तारीख को एक प्रोटेस्ट हुआ और पूरा कह दिया गया, पूरे देश के अंदर ये कह दिया गया कि उत्तर प्रदेश में छुट्टी है, राम मंदिर का फैसला आ रहा है, छुट्टी है, कैंपस मत आइए। लेकिन कैंपस के अंदर मतलब कैंपस मत आइए, लेकिन उसके बाद हमारा स्पेस क्या बचता है सीखने का? क्लासें नहीं हो रही हैं, 10-10 दिन तक, पता लगना नवंबर के बाद कैंपस बंद है, सीखने का तरीका क्या है? तो इस तरह के पब्लिक लेक्चर रखे जाएं, कुछ चीजें जुड़े हम हर मुद्दे पे, किसी भी चीज को लेके, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से लेते हुए हो, चाहे वो पार्टीशन का हो, चाहे किसी हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, जिससे भी चीजें जुड़ी हों, सिनेमा से। आजकल सिनेमा पे कई ऐसी फिल्में बन रही हैं जो कि कम्युनल हैं, जो कि समाज में तोड़फोड़ कर रही हैं, और सिनेमा का भी हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं कि किस तरह का सिनेमा हमारे आगे परोसा जा रहा है। तो बहुत से ऐसे होते हैं फिल्म मेकर, लखनऊ में फिल्म की शूटिंग करते हैं, आते हैं, और हमसे कई बार हमको ये फोन आता है उनका। अभिनव सिन्हा एक बड़ा नाम है, आर्टिकल 15 के डायरेक्टर हैं, उनका हमको 3 बार फोन आया था, कहा था किसी भी तरह का, मैं चाह रहा हूँ 10 मुझे काम के बच्चे मिले जिनके साथ मैं डिस्कशन करना चाहूँ, जिनके साथ एक पब्लिक गैदरिंग के साथ मैं बैठना चाहूँ। तो इस तरह का हमारे पे कोई सेटअप नहीं है। इसी सब चीजों को देखते हुए हमने कहा इस तरह का एक सेटअप डेवलप किया जाए। वरुण भाई से हमारी बातचीत है, अनिका है, आयुष भाई, सब लोगों से हमारी बातचीत, सना वगैरह सबसे है कि इस तरह का प्रियंका से कि इस तरह का कोई एक सेटअप बने, भले से 10 लोग बैठे, डजेंट मैटर कि हमारी संख्या क्या है, लेकिन अगर कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी अच्छा डायरेक्टर, कोई भी अच्छा कवि, कविताएं, तो मैं फिर उसको ये कहूंगा, कविताएं तक क्लास में नहीं पढ़ाई जा रही। जो इतिहास की कविताएं होंगी, आज के दौर की कविताएं होंगी, उसको भी पब्लिक पाठ किया जाए, आके छात्र सुने। जो कथांकन में छप रही है, तमाम पत्रिकाओं में छप रही है, उसका हो। कई कहानीकार लखनऊ से प्रसिद्ध हैं, यहीं पे कई सारे नाम हैं, इसमें चुगताई और कई नाम, इस तरह के पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने अपनी बातें रखी। सादत हसन मंटो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपसों में न जाने कितनी बार अपनी बात। मजाज लखनवी जो कि मशहूर नाम है, मजाज की गजलें बच्चों ने पहले सुनी, बाद में वो उनके मरने के बाद छपी और वो दुनिया में हिट हुई, वर्ल्ड क्लासिक, लेकिन स्टूडेंट उसको पहले सुन चुका था। तो हम लोगों में से कोई भी जो चीज़ों को जानते हो, समझते हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही तो एक हम पे पब्लिक स्पेयर हो, लेक्चर सीरीज हम उसकी कराएं। पहली मैं यहीं से सीधे हफीज भाई को बुलाना चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट कम नोटिस पे मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, हफीज भाई की शायद अपना तो उनका कामकाज है ही, गांधी एंड फ्रंटियर, आज 130वीं बर्थ एनिवर्सरी फ्रंटियर गांधी की, और इस समय सिविल डिसोबीडियंस जो पूरे हिंदुस्तान में एक नारा दे दिया गया, पूरे देश के अंदर सिविल डिसोबीडियंस का दूसरा दौर है, इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिला। शाहीन बाग जैसे उदाहरण भी है, और पूरे देश में शाहीन बाग बन रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस का जीता जागता उदाहरण। उस समय गांधी की चर्चा, फ्रंटियर गांधी की चर्चा एकदम बन जाती है। इसी शॉर्ट कम नोटिस में हमने उन्हें बुलाया है। हफीज भाई अपनी टॉक रखेंगे आप लोगों के बीच में, और भी इसके बाद हम नोटिस हैं और आगे हम इस लेक्चर सीरीज को बढ़ाएंगे। अगले नाम कई लेक्चर्स, प्रोफेसर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से बुलाए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि इसी की शुरुआत, हफीज भाई का यही परिचय है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अच्छा खासा काम है उनका, सामाजिक मुद्दों पे नॉवलों की बहुत अच्छी समझदारी है। इनकी खुद भी एक हैशटैग जिंदगी, हैशटैग आशिकी बहुत पॉपुलर किताब है। आप जाइए कपूरथला पे जो बुक स्टॉल है यूनिवर्सल, उसमें जाइए, बाहर लगा हुआ पूरा स्टॉक, कई तरह का किताबें हैं, पढ़िए, इसको समझिए, बहुत तरह के लिखते हैं। हफीज भाई सीधे अपना आज का व्याख्यान शुरू करेंगे। कोई भी सवाल जवाब होंगे, हम इसके बाद सवाल जवाब भी करेंगे, कॉमन है, मैं केवल वक्ता की तरह यहाँ इतने नए लोग हैं सब बातचीत करने के लिए। और इन्होंने एक टॉपिक जो दिया है कि वो है गांधी और फ्रंटियर गांधी, हम उस पर बातचीत पे आए, उससे पहले थोड़ी सी दूसरी बातचीतों पे आ जाते हैं।
कि हमारे बारे में तो देखिए आपको मालूम ही होगा थोड़ा बहुत कि हाँ लखनऊ में थोड़ा बहुत काम है हमारा, और लेखन में हम रहे हैं, ये बात बता ही चुके आपको। तो और हमको ये लगता था कि भाई शिवम जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, ये वाकई ये दूसरी जगह जाना चाहिए। हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग जगह JNU हम लोग का नाम लेते हैं, तो वहाँ JNU का देखिए जो काका आपके दिमाग में बैठा दिया गया हो या बातचीत किया, तो वो एक अलग चीज़ है कि वो कैसी है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी देश की ये चाहती है कि उसका सम्मान या उसकी जो वैचारिक सोच है वो JNU की तरह बने। तो JNU ऐसे ही नहीं बन गई थी, वहाँ छोटे छोटे लेक्चर होते थे और बहुत जैसे आपको अगर उनके प्रोफेसर को चंद्रा लोगों ने, तो उन्होंने जब इंग्लैंड जाते थे, कैम्ब्रिज गए, इन सब जगह गए, तो हमेशा ख्वाब देखा था कि भारत में कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो इतनी खुले विचार की हो, जिससे सब तरह की बातचीत की जा सके। तो उन लोगों ने उसे बनाया था और ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर छोटे छोटे डिपार्टमेंट के वो करते थे, उनमें सवाल जवाब होते थे और आपसे राय ली जाती थी, उन्हें सुधारा जाता था। आज वो JNU आपके सामने पूरा खड़ा है। अच्छा हमें ये लग रहा है कि हाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये चीज़ बहुत लंबे वक्त से नहीं थी, पहले थी लेकिन अभी नहीं थी। पिछले 10 साल से तो हमने कोई ऐसे लेक्चर नहीं देखे जिसमें इस तरह की कोई बातचीत होती। कैसी है कि एक बड़े से हॉल में, सेमिनार हॉल में बैठ गए और एक बढ़िया से स्पीकर आए, उनको गुलदस्ते दिए गए और वो अपना आधा घंटा बोल करके निकल गए। ये चीज़ों से कभी कोई यूनिवर्सिटी, कभी कोई समाज डेवलप नहीं होता है। तो ये खाना पूर्ति होती जो आप कर रहे होते हैं, ऐसे ही डेवलप होता है कि जब हम बातचीत कर रहे थे, आप हमारी जैसे हमने कोई गलत बात कही, आप फ़ौरन टोकियों से कि ये गलत है, ये फैक्चुअल गलत है, इसमें इतिहास कहाँ से आपने घुसेड़ा मन का है, कहाँ से ये अपनी आइडियो, जैसे हमारी आइडियोलॉजी है। अभी तो हम बातचीत करेंगे, हो सकता है इसमें हम कहीं अपनी आइडियोलॉजी घुसे हुए, तो जिसको समझ में आएगा वो फ़ौरन सवाल करेगा ना कि ये आप इसमें अपने मन से डाल रहे हैं। तो जब इतिहास की बातें या इतिहास के महापुरुषों की बातें हो, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो किस आइडियोलॉजी के हैं और उन पर कितनी कौन सी बात कही जा रही है और वो कितनी सही है। अगर ये ऐसे ही होएगा, हम में से कोई बूढ़ा आदमी भी, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट हम कहते हैं, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, अगर कोई गलत बात कर रहा है तो आप इज्जत पे हो सकता है उस वक्त मत टोकिए, लेकिन फ़ौरन बाद में टोकिए ज़रूर कि भाई देखिए ये आपने गलत बोला है, आप हमें ये बता दीजिए कहाँ से हम सुधार लेंगे। तो अभी हम जब गांधी जी या फ्रंटियर गांधी में बातचीत करेंगे, तो अगर जिसको मालूम हो तो वो उसमें सवाल और आगे बढ़ा के पूछ सकता है, जिसको नहीं मालूम है तो उसे समझ ले और आगे जा करके पढ़ने पलट करके देख ले कि हाँ देखो जो हम बात कहने आए थे वो झूठ तो नहीं बोल रहे थे। अगर ये आप नहीं करेंगे तो, क्योंकि एक आम पब्लिक की मीटिंग नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं और आपको बहुत लंबे टाइम तक की चीज़ों को संभालना है। और इन्होंने एक जैसे गांधी दिया, हम लोग कई लेक्चर करते हैं तो महात्मा गांधी पे अलग बातचीत करते हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान पे अलग बातचीत करते हैं। पहली बार कह दें कि हाँ इस तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे गांधी और फ्रंटियर गांधी को ला करके खुली मीटिंग कर रहे हैं, हम खुद ही पहली बार कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि गांधी को आप बिना फ्रंटियर गांधी के बातचीत करना भी बेवकूफ़ी की ही बात होगी, हम लोग बहुत सी चीज़ें छोड़ देंगे। और फ्रंटियर गांधी तो बिना महात्मा गांधी के हैं ही नहीं, क्योंकि उनको नाम ही फ्रंटियर गांधी दे दिया गया। अब ये जो फ्रंटियर गांधी शब्द आया, ये आया कैसे? उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, पख्तूनों के वो नेता थे, पख्तून पठान कहलाते हैं, तो उनको प्यार से वो लोग बादशाह खान कहते थे, बादशाह खान। जब वो गांधी जी के साथ लंबे टाइम तक चलते रहे और महात्मा गांधी ने 1940 के आसपास एक मीटिंग में कहा, खान अब्दुल गफ्फार खान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अहिंसा में कोई व्यक्ति यदि मुझसे आगे निकल गया है तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद गांधी कहा मतलब वो सरहदी गांधी, सरहद के थे, पख्तून के थे। अब आप गांधी और इनका फ्रंटियर गांधी का बनने का सिलसिला देखिए। गांधी पे जैसे एक बातचीत की जाती है, हम बार बार कहते हैं उसे महामानव की तरह से उनको आलोचना से परे मत कर दीजिए, उसकी खूब आलोचना कीजिए, लेकिन गांधी बने कैसे इस पर हमेशा बात होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने जेल में क्या किया, महात्मा गांधी ने भारत में क्या किया, लोग उन्हें आज़ादी के आंदोलन में सिको देते हैं कि हाँ उन्होंने किया, और जो उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्यक्रम के उस पर बातचीत नहीं होती। आप गांधी जी पे जब हम बातचीत करें तो गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, जो हमेशा हमसे, गांधी 3 हिस्से में है, एक साउथ अफ्रीका, एक भारत में 1946 से पहले महात्मा गांधी, फिर 1946 से 48 जो 2 साल आखिरी के हैं महात्मा गांधी के, वो उनको बहुत बड़ी आत्मा बनाते थे, महान आत्मा जैसे कहा, क्योंकि उन्हीं 2 सालों में महात्मा गांधी ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। वो जो आज़ादी का मूवमेंट था सन 17 से और 47 के बीच में, 46 तक की 47 तक, वो तो देखो एक आंदोलन था जिसमें राजनीतिक सामाजिक सुधार लगातार चल रहे थे।
आज जो स्थिति कहते हैं हिंदू और मुसलमान में बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा की जा रही हैं, और इसको कैसे पाटा जाए, ये नफरत को कैसे कैसे झेला जाए। तो गांधी ने इसके लिए 47 और 48 में काम करके दिखा दिया। अगर आप वैसे काम कर पाइएगा तो पार्ट लीजिएगा, बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। साउथ अफ्रीका का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं ताकि आप ये आज की तारीख में बहुत से लोग देखिए स्टूडेंट भी जेल जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो ये देखें कि गांधी जी ने ये सब कैसे किया था। साउथ अफ्रीका जब महात्मा गांधी गए, महात्मा गांधी ने अपनी जेल की यात्राएं सिर्फ साउथ अफ्रीका की लिखी, भारत की नहीं लिखी। महात्मा गांधी ने अपने जेल के दिनों को साउथ अफ्रीका में लिखा और ये कहा था कि भारत की जो जेलें हैं वो तो बहुत आराम वाली है, यहाँ पर कोई परेशानियाँ नहीं है। जो जेल में सख्त परेशानियाँ उन्होंने झेली वो कहा झेली साउथ अफ्रीका में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की जेलों में उन्होंने क्या किया। जब वो जेल गए, आज एनआरसी जो आपकी चली सी है ये साउथ अफ्रीका में उस वक्त आ चुकी थी महात्मा गांधी के टाइम में। तब भारतीयों से कहा गया था कि एक कार्ड आपका बनेगा जिसमें 10 उंगलियों के निशान होंगे आपको, और ये कार्ड हमेशा आपको अपने साथ रखना होगा, अन्यथा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी कहते थे कि भारत से तो गिरमिटिया मजदूर जाते हैं, वो कागज कहाँ तक संभाल करके रखेगा कोई। तो ये महात्मा गांधी की सबसे पहली शुरुआत है आंदोलन की साउथ अफ्रीका में। उन्होंने इसी कार्ड का विरोध किया था और कहा था ये चीज़ जरूरी नहीं, मजदूर कागज कब तक संभालेगा भाई, आज वो यहाँ रह रहा है कल कहीं और रहेगा, तो आप उसे जेल में डाल देंगे। तो इसकी उन्होंने जब मूवमेंट शुरू किया तो उसमें करीब 5000 लोग उनके साथ जुटे और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। फिर सरकार के साथ बातचीत हुई, सरकार ने उस कार्ड में थोड़ी छूट दे दी ताकि रखना ज़रूरी नहीं है, कार्ड आपका इनके आते वक्त एक कार्ड बन जाएगा, बस आप परमानेंट बन रखिए ताकि हमें रिकॉर्ड में रहे। महात्मा गांधी ने आंदोलन खत्म कर दिया। महात्मा गांधी ने जिससे आंदोलन खत्म किया उनके सर पे एक बहुत बड़ा पत्थर मारा गया। किसने मारा था? एक मुसलमान ही था वहाँ पर जिसने मारा था। जानते किसने मारा था? महात्मा गांधी पे हम कहते हैं पहला हमला एक मुसलमान ने किया था, आखिरी हमला एक गोडसे ने किया। तो पहला हमला उसने क्यों किया था? उसने कहा गांधी जी आपने हमें धोखा दिया है, आपने तो कहा था ये कार्ड वाला सिस्टम हम पूरा खत्म कर देंगे और आप बीच में समझौता करके चले आए। तो महात्मा गांधी का देखो कोई चीज़ का बीच का एक रास्ता होता है। कार्ड तो ज़रूरी है कि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि आपके देश में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन कार्ड जब आपको नुकसान पहुंचाने लग जाए तो वो हमारी लड़ाई थी, वो हमने दूर कर ली। महात्मा गांधी के टाइम में जब उस आदमी को पकड़ा गया और कहा गया इसको सजा देंगे जिसने महात्मा गांधी पे पत्थर मारा है, तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं इसको सजा नहीं देनी भाई, इसको सवाल थे उसके और हम उसको बैठ करके समझा लेंगे। और 2 दिन बैठ करके महात्मा गांधी ने उसको समझा लिया कि हमने जो समझौता अंग्रेज़ों से किया है वहाँ पर वो बीच का है और भारतीयों के लिए कहीं खिलाफ नहीं है। ये महात्मा गांधी की शुरुआत थी वहाँ पे। अब वो पूरा कार्यक्रम आप देखिए और आज पे अपनी लड़ाई देखिए हमारी कि हमें महात्मा गांधी तो हमने उठाया है लेकिन कितने लूपहोल छोड़े हैं जो गांधी जी ने नहीं छोड़े। अब गांधी जी जब चले तो उनका बहुत केप टाउन में बेनतिहा विरोध हुआ महात्मा गांधी का। हम महात्मा गांधी का इसलिए बता रहे हैं, सेम ऐसे ही फ्रंटियर गांधी का ही काम है। महात्मा गांधी जब केप टाउन में पहुंचे तो उनका रंग भी काला था और वो अंग्रेज पूरे गोरे गोरे थे। तो इनसे कहा गया, इनके ऑर्गेनाइजर ने कहा, जैसे अभी हम लखनऊ यूनिवर्सिटी आए और ये लोग कहते कि आप अभी से छुप करके आइएगा क्योंकि यहाँ कार्यक्रम की मनाही है, तो हो सकता है हम छुप करके आ जाएं क्योंकि हमारे में गांधी नहीं है ना। गांधी से कहा गया केप टाउन में कि आप आ गए हैं, अंग्रेज आपका बहुत विरोध कर रहे हैं गोरे लोग, तो आपको बहुत छुप करके चलना होगा। गांधी ने कहा जहाज से तो हम उतरेंगे सबके सामने और ऐसे ही जाएंगे, जिसको मारना हो मारे, जिसको जो करना हो करे, हम कार्यक्रम में ऐसे ही जाएंगे, कहीं छुप करके नहीं जाएंगे। और गए, उनके ऊपर ईंटें पत्थर मारे गए, वो पूरे रास्ते 5 किलोमीटर के मार खाते रहे और जाते रहे। जो लोग कहते हैं ना एक गांधी पे थप्पड़ मारो दूसरा आधा लागे का, तो ये गांधी ने कब किया था? ये साउथ अफ्रीका में वो कर चुके थे। पत्थर उनके ऊपर मारे जा रहे थे और वो जा रहे थे। महात्मा गांधी वहाँ गए, उसके बाद वो अरेस्ट होकर के पहले बार 25 दिन के लिए जेल गए। जेल में सज़ा क्या मिली गांधी जी को? कंबल बुनने की सज़ा मिली। कहा गया ये जो कंबल लोग होते हैं कैदी, ये फट जाते हैं, इसको आप रफू कीजिए। तो वो करते थे रोज बंद कोठरी के अंदर और बाहर देखते थे लोगों को सजाएं और कठिन मिली हुई थी, पत्थर तोड़ने की धूप में मई जून में। तो गांधी जी जब खिड़की से देखते थे कि पत्थर लोग तोड़ रहे हैं और हमको तो सज़ा कंबल बुनने की मिली, तो जेलर से उन्होंने कहा कि हमारी सज़ा आप बढ़ाइए क्योंकि आपने जो हमें सज़ा दी है ये 2 बजे तक ख़त्म हो जाती है और एक कैदी को काम करने की 6 बजे तक की टाइमिंग है, तो 4 घंटे हम बैठे रहते हैं। तो ये हमारी बेईमानी है सरकार के साथ आपकी। तो जेलर भी हैरत करता है कि यहाँ लोग कहते हैं हमारी सज़ा कम करो, वो कह रहा है हमारी सज़ा बढ़ा दो। तो गांधी फिर वहाँ से कहते हैं कि अच्छा आपके लिए कंबल हम कहाँ से लाए, कंबल इतने ही तो हैं। तो गांधी जी कहते हैं हमारी बाहर ड्यूटी लगा दीजिए, बाहर हम भी पत्थर तोड़ेंगे। तो कहते हैं आप तो बहुत कमज़ोर हैं, आप बीमार पड़ जाएंगे, तो हो जाने दीजिए, बीमार पड़ने दीजिए, लेकिन सज़ा तो हमें पूरी मिलनी चाहिए ना, सज़ा में बेईमानी नहीं होगी। तब उनकी बाहर लगती है ड्यूटी और वो 3 दिन लगातार पत्थर तोड़ने में बेहोश होते हैं।
तो गांधी इतना आसान नहीं है कि उसको खारिज भी कर देना या उसका बन जाना। आप देखिए एक आदमी नैतिक रूप से कितना ईमानदार है। जेल में उन्होंने जो मैसेज गढ़ा वो आकर के खान अब्दुल गफ्फार खान जब भारत में जेल में आए तो महात्मा गांधी को जेल में 3 तरह के अखबार मिलते थे। सारे लोगों को एक ही मिलता था, इंग्लिश का। महात्मा गांधी को 3 मिलते थे, हिंदी का, गुजराती का और इंग्लिश का। तो खान अब्दुल गफ्फार खान उनके साथ जेल में थे। आप कहने लगे उनको मिलता था एक इंग्लिश का। तो महीनों भर तो चला ये कार्यक्रम। फिर उन्होंने कहा एक दिन गांधी जी से, कहते आप, हमें पता है आप क्या करते हैं, आप जेलर से वो करते हैं, मक्खन लगाते हैं, तो आपको गुजराती भी एक बार वो दे देता है और हिंदी भी दे देता है, हम लोग वो कर नहीं पाते हैं। तो गांधी जी ने मुस्कुरा के कहा हम मक्खन कैसे लगाते हैं? कहते जब जेलर आता है ना तो आप उठ करके खड़े हो जाते हैं, उसे सलाम कर लेते हैं। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, हम अपना अखबार मना करवा दे रहे हैं, उर्दू का, उसका, गुजराती का और हिंदी का। खान साहब को लगा हमने बहुत बड़ी बात तो कही ली गांधी जी के मुँह पे। 15 दिन अखबार लिया था, लेकिन गांधी जी वैसे ही जेलर के आने पे खड़े होते थे, सलाम करते थे, जेलर चला जाता था, बैठ जाते थे। जब 15-20 दिन हो गए तब खान साहब को लगा कि उन्होंने कुछ गलत बात कह दी थी गांधी जी। तो गांधी जी के पास है, कहने लगे कि हमको लग रहा था कि शायद आप चापलूसी में करते होंगे कि आपको अखबार मिल जाए, लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे थे, आपकी ये इच्छा है। तो उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ और समझाई खान साहब को, कहने जेल का नियम है कि जेलर आएगा तो आपको उठ के खड़े होना है। तो हम नियम कैसे तोड़ दें? वो नियम तो हमें फॉलो करना ही चाहिए। तो खान साहब कहते हैं लेकिन हम तो इनके कैदी हैं। तो कहते हैं कैदी हो या कुछ हो, भाई हमारी लड़ाई इनसे एक स्तर पे लड़ाई है, लेकिन वो स्तर पे लड़ते लड़ते ऐसा ना हो कि हम नियम तोड़ने की हमारी आदत हो जाए। कल जब हमारी अपनी हुकूमतें आए तो हम कानून को बिल्कुल धता बता दें। तो वहाँ से उनकी ट्रेनिंग भी थी साथ में, और ये 2 बिल्कुल बराबर के आदमी थे। जब सेवाग्राम में कुटिया बनाने की बात आई कि सेवाग्राम, आपको याद, अगर साबरमती आश्रम के बाद गांधी जी सेवाग्राम में शिफ्ट हुए। सेवाग्राम के नियम महात्मा गांधी ने बहुत सख्त बनाए। कहा कोई बीमार आदमी वहाँ नहीं रह सकता और कोई मांसाहारी, जो मांसाहार करता है वो वहाँ नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ शाकाहार का ही चलन था पूरे टाइम। और सेवाग्राम में ही जो सब्जी उगेंगी वही सबको खानी है। ये सब कानून चलते थे। बीच में 1.5 महीने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान सेवाग्राम में रहने आए, जब उनको उनके यहाँ पख्तून में उनके पर हमले होने लगे। तो जब खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में रहने के लिए आए सेवाग्राम में, तो उन्होंने क्या किया कि पहले दिन ही महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। तो महात्मा गांधी कहने के अरे खान साहब आप तो गोश्त खाते हैं, क्योंकि पख्तून में सब्जी नहीं होती, वहाँ गोश्त ही खाया जाता है सुबह शाम। तो खान साहब मुस्कुराने लगते हैं कि हाँ भाई गोश्त तो उनकी खाने की वही है, वही उनका खाना है। तो महात्मा गांधी को सब लोग, सेवाग्राम में औरतें बहुत, अभी इसका भी किस्सा आपको सुनाएंगे क्या करती थी। सब औरतें किनारे खड़ी देख रही थी आप गांधी जी यहाँ पे क्या स्टैंड लेंगे, क्योंकि अब खान साहब आ गए हैं और सेवाग्राम के नियम सख्त हैं। तो गांधी जी कहेंगे देखिए खान साहब आप गोश्त खाते हैं तो सेवाग्राम का नियम आपके लिए हम बदल देंगे कि गोश्त तो बनेगा लेकिन वो गोश्त हम खुद बनाएंगे। आप सोचिए जीवन भर जिसने शाकाहार का ही प्रचार किया, शाकाहारी इस्तेमाल किया, उसने खान साहब के लिए क्या कहा कि आपकी क्योंकि खाना आपका यही है तो हम खुद आपके लिए गोश्त तैयार करेंगे एक कुटिया में और वही आप खा लिया करिएगा। तब खान साहब वहाँ पर खड़े होकर के कहते जो आदमी अपने जीवन का इतना लंबा वक्त गुजार चुका हो एक विचार पर, वो आदमी हमारे लिए गोश्त पका सकता है, तो क्या हम कुछ महीने सब्जी नहीं खा सकते? तो फिर खान साहब ने जिद करके उनसे कहा कि हम सब्जी खाएंगे। फिर वो चला 1-1.5 महीने तक सब्जियाँ खाएंगे। तो ये आप देखिए 2 बड़े लीडर की मोहब्बत और स्नेह, अगर ये नहीं है आप में से सब लीडर कोई ना कोई बनेगा ही, कभी ना कभी आपके पीछे 6 लोग चलेंगे। तो ये देखिए कि आपको कई बार आकर के अपने पीछे चलने वाले के लिए 2 कदम पीछे करना पड़ेगा। इसे स्नेह कहते हैं, जो आज की तारीख में हम लोगों में नहीं है। हम लोग अपने पे अटल है बिल्कुल कि हमें जो चीज़ पसंद है, हमारी ही पसंद मायने रखे कि आपकी पसंद की कोई अहमियत नहीं है। अगर हम दिल बड़ा करें हो सकता सामने वाला भी बदल जाए, लेकिन ये उन लीडर में थी, हमारे उनके मानने वालों में नहीं है। हम अलग लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अलग लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। तो खान साहब का एक और चीज़ थी कि अहिंसा पे जब महात्मा गांधी से बहस होती है उनकी कि अहिंसा दोनों मानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं मैंने अहिंसा गौतम बुद्ध और दूसरे विचारों से लिया है, मैंने ईसा मसीह को भी देखा था। तो खान साहब से पूछते हैं कि आपको अहिंसा का ख्याल कैसे आया? तो उनका सवाल था शायद ये कोई वैचारिक बात बताएं कि किसी हमने विचार को पढ़ा है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा पैगंबर मोहम्मद से अहिंसा ख्याल आया। तो वो कुरान का वो रेफरेंस देते हैं जिसपे महात्मा गांधी बाद में पूरी वो लिखते हैं कि हाँ इस्लाम में अहिंसा और भाईचारे का प्रभाव, महात्मा गांधी की किताब है खुद।
तो आप ये देखिए कि हाँ, वो ऐसा नहीं था कि हर चीज़ को यूं ही मान ली जाती थी, बहसें होती थी उनमें, बड़े बड़े लीडर में बहसें होती थी और एक दूसरे पे सवाल करते थे। और बहसों का तो कई बार ये होता था कि खान साहब और महात्मा गांधी में बहस बेइंतहा मानते थे, मोहब्बत बहुत थी, लेकिन कई कई जगह पे औरतें थे तो 3-3 दिन कहीं बोलचाल भी ना हो, बातचीत भी ना हो। जब लास्ट में आज़ादी का वक्त आया तो पूरे जो महात्मा गांधी के सर मढ़ा जाता है बंटवारा, इस पूरे देश में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने बंटवारे का विरोध किया था आखिरी सांस तक की। एक थे महात्मा गांधी और एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को जब महात्मा गांधी मनाते हैं कि तुमको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान क्यों जाएं, हमने कल्पना तो पूरे भारत की थी। तो खान साहब कहते हैं हम भारत में मैं हूँ, और महात्मा गांधी कहते हैं और पाकिस्तान को भी एक गांधी की ज़रूरत है, वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। तब जब पहली बार वापस यहाँ से सफर जाते हैं खान को जाते हैं पाकिस्तान के लिए, क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी ने मुझे भेड़ियों के आगे भेज दिया है। और दोनों गांधियों को सजा मिलती है। महात्मा गांधी को यहाँ पर गोली मारी जाती है, वहाँ आज़ादी के बाद कोई आदमी सबसे लंबे वक्त तक की जेल में अगर रहा है तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, 15 साल आज़ादी के बाद जेल में है। और अंग्रेज़ों के टाइम में उनको जो सजाएं मिली थी वो बाद के पाकिस्तान में उन्हें ज़्यादा मिली। बाद में उनके पैरों में बड़े बड़े लोहे के वो डाल दिए गए थे कड़े, और वो कड़े इतने कसे थे कि उनके पैर कट गया था, उससे खून बहा करता था, पूरे टाइम खून बहता था। तो ये देखिए कि जिन लोगों ने बंटवारे को सबसे ज़्यादा रोकने में अपना जीवन लगाया वो दोनों सज़ा पाए, और आज की तारीख में दोनों के सर पे ये मारा जाता है कि बंटवारे के साथ ये खड़े थे। और जबकि महात्मा गांधी सन 1948 में जब मारे गए दिल्ली में, उस वक्त वो क्या कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपनी सबसे काम मतलब बहुत ही क्लोज उनका एक ग्रुप था महिलाओं का जिनसे वो काम लेते थे, उसमें थी, नाम भी नहीं याद आ रहा है, एक महिला थी बीबी अब्दुल सलाम के साथ थी, उनको उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया था। किस लिए कि तुम पाकिस्तान जाओ और हमारी यात्रा का प्रबंध करो, मैं इन दोनों देशों को मिला दूंगा यात्रा करके। तो उस वक्त वो उनके दिमाग में, तब भी महात्मा गांधी को ये लगता था कि मैं जब खड़ा होऊंगा तो ये दोनों देश मिल जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से नहीं हो पाया, वो चीज़ मार दिए गए हैं। और शायद होता तो वो कोशिश तो इसकी जरूर करते। आप खान साहब पे आइए, खान साहब का जीवन तो भी बहुत लंबा रहा है, 98 साल उम्र पाए हैं। 65 में भारत पहली बार वो आते हैं, और 65 में आते हैं फिर 69 में आते हैं, फिर 4 बार भारत आते हैं। जब पहली बार भारत आते हैं तो उनको कहा जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि भाई इतना बड़ा आदमी आ रहा है, महात्मा गांधी के बाद बहुत इज्जत थी खान साहब की भारत की। तो उनके लिए पूरा इंतजाम किया जाता है, फ्लीट लगाई जाती है मुंबई एयरपोर्ट पे कि इससे चलेंगे, और वो एक खड़े होते हैं अपने हाथ में। तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी होती है, हाँ प्राइम मिनिस्टर बनने वाली होती है शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर। तो वो पोटली यूँ लिया, तो इंदिरा गांधी बढ़ करके उनके हाथ से पोटली लेने लगती, तो वो लोग देते, कहते अब क्या ये भी ले लोगी तू, तब तो हमारा चला गया है। तो वहाँ पर वो टोकते हैं। उसके बाद जब उन फ्लीट में बैठाने की बारी आती है तब कहते हैं नहीं, मैं पूरा भारत का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनके लिए स्पेशल ट्रेन बनाई की जाती कि इस ट्रेन से आप करिए, पहले इस ट्रेन से भी नहीं करना, मुझे 3rd क्लास के डब्बे से करना है ताकि मैं असली भारत देख सकूँ। तब वो पूरा भारत, जिस आज की तारीख में आप जितने खान साहब से जिनकी बात की करिए, थोड़ी सी उम्र दराज हो, वो सब कहते हैं मैंने खान साहब को देखा है। वो उसी 65 वाले खान साहब को देखा है जो पूरे भारत में ट्रेन से गए थे, लखनऊ भी आए थे। तो क्या हुआ था, वो जब पूरा घूम करके दिल्ली पहुँचे हैं तब तक बिहार में धरना वो शुरू हो गया था, दंगा। तो वहाँ खान साहब यहाँ आकर के उपवास करते हैं। ये भी एक दुनिया में उदाहरण है, कोई विदेशी, क्योंकि खान साहब तब तक पाकिस्तान जा चुके थे, कोई विदेशी किसी दूसरे मुल्क में इतना लंबा उपवास करता है, उसके नागरिकों के लिए ये भी पैटर्न सेट किया था माननीय गफ्फार खान ने। 3 दिन उपवास किया था, उसके बाद वो दंगा भारत में ख़त्म हो गया था बिहार में। तब वो कहते हैं मुझे बहुत अफसोस है भारत से, पाकिस्तान को तो उन्हें पता ही था क्या होने वाला है। भारत 65 में ही कह दिया था, भारत से मुझे बड़ा अफसोस है कि गांधी का देश बनना चाहिए था और वो बन नहीं पाया। और मुझे लग रहा था कि शायद इसमें गांधी होंगे सब जगह, नहीं है, कि बहुत जगह हिंसा होने लगी। उन्हीं का खान साहब को हम जब 87 में आते हैं, वो बीमार पड़ते हैं बहुत बुरी तरीके से, तो राजीव गांधी की सरकार होती है, तो उनको भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। और तब भी ये रिकॉर्ड बनता है किसी बाहरी नागरिक को हम अपना सबसे बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं, सबसे पहली बार तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया था। अब उस आदमी की मृत्यु देखिए, इस वक्त होती है काबुल में, तो वहाँ लड़ाई चल रही थी, रूस से हमला हो रहा था अफगानिस्तान में लगातार। और जिस दिन खान अब्दुल गफ्फार खान मरते हैं, जिस दिन आखिरी सांस लेते हैं, उस दिन उनके सम्मान में पूरी दुनिया युद्ध रोक देती है। पहली बात हुआ था पूरी दुनिया।
युद्ध रोक दिया था एक दिन पूरे 2 दिन के लिए कि पहले खान साहब का मिट्टी और उनका आखिरी अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके बाद युद्ध होगा। तो आप ये देखिए उस आदमी का कितना बड़ा कद था, उस पर वो हमारी पूरी आज़ादी के आंदोलन में हम लोगों ने उनके चैप्टर को बिल्कुल बंद ही कर रखा था। और खान साहब क्योंकि उनकी एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार, जो उन्होंने 1921 में बनाई थी, उसके लिए उन्होंने गांधी जी से मॉडल लिया था जो साउथ अफ्रीका। आज की तारीख में आप सारे लोगों ने अगर कोई छोटे छोटे प्रोटेस्ट में शामिल हुआ होगा तो एक साइन वाला देखा है कि हाँ हम हस्ताक्षर लेते हैं बैनर लगा करके इसके विरोध में। आपने निर्भया कांड या अन्ना मूवमेंट के टाइम में बहुत देखा होगा कि बैनर लगा दिया गया, आप इसके हस्ताक्षर करिए। ये किसका किया हुआ था? महात्मा गांधी की ये इजाद थी। कहाँ थी? साउथ अफ्रीका में थी, इसी बिल के विरोध में थी। तब उन्होंने जानते क्या किया था? उन्होंने कहा था एक बड़ा सा पोस्टर लगाया जाता था और गांधी जी कहते थे आप इस पर हस्ताक्षर लीजिए, लेकिन वहाँ एक शर्त होती थी, कहा जाता था हर हस्ताक्षर करने वाले को पहले आप पूरी बात बताइए कि हम ये इस चीज़ के लिए करा रहे हैं, उसके बाद उससे कहिए वो उस बात से सहमत है कि नहीं है। यदि वो सहमत है तब वो जाके हस्ताक्षर करे। इस तरह से 10,000 साइन महात्मा गांधी ने दिए थे उस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर। हमारे यहाँ हम लोग आधी अधूरी बात एक तो बताते ही नहीं, हम अपनी दोस्ती में पकड़ लाए आओ तुम साइन कर दो और जल्दी से ये भाग जाए कई तरीके से, इसीलिए ये इफेक्टिव नहीं है। उनका वो इफेक्टिव था 10,000 साइन। तो खान साहब ने उनसे ही ये चीज़ सीखी थी। खान साहब ने जब खुदाई खिदमतगार बनाया तो एक शपथ रखी 5-7 सिद्धांतों और कहा गया ये हर आदमी लेके जाओ, पेड़ के नीचे बैठो और पढ़ो, उसके बाद तुम्हें लगे कि इस शपथ से तुम्हारा मन तैयार है। उसमें क्या था? मैं कभी वो अहिंसा का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हिंसा में भाग नहीं लूँगा, मैं किसी पड़ोसी को तंग नहीं करूँगा, मैं अपने पर मुकदमे नहीं झेलूँगा। वो सब मुकदमे क्या हो? मुकदमे उन्होंने जानते क्या होते? जैसे हमारे बाप ने किसी दूसरे भाई को मारा तो हम ये पूछता ही चला आता था कि जब तक बदला लिए जाएंगे, तो इसको कहा जाता था मुकदमे नहीं लेंगे। तो ये सब उसमें 5-7 पॉइंट थे। जब आप मान लेते कि हाँ ये हमको अब हम इसके लिए तैयार है, तब कहा जाता था आओ आप खुदाई खिदमतगार की शपथ ली। तो क्या होता था? आज़ादी के बाद तक पेशावर कांड अगर किसी ने पढ़ा है तो वो जानता होगा कि जब उनके ऊपर खुदाई खिदमतगार लाइन से खड़े थे, अंग्रेज उनके ऊपर गोली चला रहे थे, एक भी आदमी इधर से उधर नहीं हटा काफी मारो। तो ये तैयारी, ये ट्रेनिंग थी जो की गई थी। और ये सब मिस करके हम लोगों ने क्या किया है? पॉइंट खाली हमें मालूम है कि संगठन बनाओ। संगठन में ट्रेनिंग नहीं है, ये बातचीत नहीं है संगठन में। इस तरीके के कोई उदाहरण नहीं बताए जाते कि हाँ वैसे कोई मूवमेंट खड़ा हुआ था। अगर ये नहीं मालूम होगा तो तभी तो गिरते हैं हम लोग। हमारी बातों में असर ही नहीं है। हमारी बातों में तब असर होगा जब मन से एकदम से सब चीज़ें एकदम सही ही होंगी। गांधी जी की बातों का यही तो असर था। भगत सिंह का चैप्टर जब महात्मा गांधी की ज़िंदगी में आता है तो आप देखिए हम लोग तो आज बात कतरे भी करते हुए कतराते हैं कि कोई हमसे गांधी जी से भगत सिंह के बारे में ना पूछ ले, कोई भगत सिंह की बात करते हुए गांधी जी के बारे में ना पूछ ले। महात्मा गांधी के टाइम में फांसी हुए कराची अधिवेशन में, लेकिन महात्मा गांधी कहते मैं जाऊँ, लोगों के सवाल है करें, लोग काले झंडे दिखाना चाहते हैं दिखाएं, लोग हमसे सवाल हमको मारना चाहते हैं मारे, लेकिन अगर हमने कोई चीज़ गलत नहीं की है तो हम उनको फेस कर लेंगे। ये उनका अपना एक विल पावर था कि हम सही हैं तो हम टिकेंगे, अगर हम गलत हैं तो हम गिर जाएंगे। हम में वो नहीं, हम तो उनके जो वो करके जा चुके हैं, हम उस पर पढ़ने के बावजूद अब जवाब नहीं देना चाहते। गांधी अम्बेडकर पे बात करते हुए हम भागते हैं, गांधी सुभाष पे बात करते हुए हम भागते हैं, जबकि इन सब पे सारी बातें की जा सकती। क्योंकि हम ये जब कहते हैं, गांधी ने क्या कहा था? यही तो कहा था कि हमने जो बातें एक ही विषय पे अगर हमने 2 बातें कही तो जो बात की बात है उसे मानना, क्योंकि वो अनुभव से आई। पहले हो सकता है वो अनुभव से ना हुई। तो जब वो एक आदमी कह रहा है हाँ हमारी बात तो वैसी मानो काटो ये तो, और हम उसी की बात नहीं मानते। ये चीज़ें थी। खान अब्दुल गफ्फार खान की ज़िंदगी, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी मोटी बता दी है क्या वो कैसे चलेगा क्या होगा। अब एक चीज़ जो बात जाती है, देखिए उनका संगठन खुदाई खिदमतगार वो हम लोगों ने फिर से इसको 2011 में शुरू कर दिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान का अब सब जगह चल रहा है देश भर में। तो हम भी अभी भी यही कहते हैं शपथ आप लो और पढ़ो, और जब आपको लगे ठीक तब आप हमारे साथ आओ, बहुत फिर मत आओ। हम यहाँ पर बस इतना कहते हैं, ये जो आज आंदोलन जितने चल रहे हैं, या आज आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई यूनिवर्सिटी पे या कोई चीज़ पे हमले हो रहे हैं, तो कम से कम ठीक से पीछे एक बार देख लीजिए कि आंदोलन कैसे किए जाते थे, कैसे सरकारों को झुकवा लिया जाता था, क्योंकि वो एक तरीका होता था। ये एक दिन से महात्मा गांधी ने हमेशा कहा है, कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले, कोई भी बातचीत करने से पहले जिनके साथ आप जिनके विरुद्ध खड़े होने जा रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए। जब बातचीत आपकी फेल हो जाए कि आपकी वो बात नहीं मान रहे बार बार, तब आप आंदोलन पे आइए, यानी सामने वाले को पहले मौका दीजिए।
ये नहीं कि आपने एक उनसे बात, हमको उनसे बात ही नहीं करनी और हमको खड़े रहना। ये तरीका इसीलिए इफेक्टिव नहीं हो रहा था, आज भी नहीं हो रहा है ऐसे, क्योंकि बातचीत का तो मौका देना ही होगा और बातचीत हमेशा करनी होगी। महात्मा गांधी ने तो संघ से भी बातचीत की और बाद में रिजेक्ट किया बातचीत करने का कि ये लोग, इनकी आइडियोलॉजी सही नहीं है, क्योंकि इनके आर्थिक, महात्मा गांधी ने आरएसएस पे कोई बातचीत नहीं की है, सिर्फ इतना कहा है कि इस संगठन ने हमें सही सही बात नहीं बताई है कि इसका आर्थिक स्रोत क्या है, और जिस चीज़ का आर्थिक स्रोत आपको ना पता हो उसका धोखा अन्ना मूवमेंट जैसा ही होता है। आपको नहीं पता फंडिंग कहाँ से हो रही है और बाद में आप, क्योंकि हम लोग सब लोग नहीं ठीक, सभी ठीक लोग हैं, हमको लग रहा है ये बदलाव होना चाहिए, खड़े, लेकिन अगर आपको मंशा ही नहीं पता हमारी तो फिर आप धोखा खा जाएंगे। इससे मंशा, स्रोत, और ये वही आदमी बता पाएगा जो पूरे तरीके से सही है। आपको पता है इसको इकट्ठा करने में कौन सा पैसा लगा है, कौन सी इसमें फॉरेन फंडिंग है, कौन सी इसमें संस्थाओं ने पैसे दिए, कुछ पैसा लगा होगा तब तो पता चलेगा। पैसा काहे मिलेगा? जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ एक बार ज़रूर सोचिए कि कहाँ से आ रहा है और कौन लोग कर रहे हैं। इतना तो सतर्क हमेशा होना चाहिए हर आदमी को, इसी में धोखे हो जाते हैं हम लोगों से कई बार। तो महात्मा गांधी तो ये अपने जीवन में बता चुके हैं, खान साहब भी अपने जीवन में बता चुके हैं। एक गांधी जी पे आखिरी बात जो करके हम कम्युनल वाली खत्म कर रहे हैं कि जब दंगे हुए नोआखाली में, महात्मा गांधी वहाँ गए हुए थे, तो महात्मा गांधी वहाँ किसको लेके गए थे? औरतों को लेके गए, 7 महिलाओं। और नोआखाली में दंगा किसके बीच था? हिंदू और मुसलमान के बीच था। जहाँ मार कौन रहा था? मुसलमान मार रहे थे हिंदुओं को, क्योंकि मेजॉरिटी थी उनकी वहाँ। तो गांधी जी वहाँ संभालने गए और बिहार में उसके बदले में जब दंगा शुरू हुआ और हिंदू मारने लगे मुसलमानों को, तो वहाँ किसको भेजा? कानून इरफान खान को। और दोनों साधुओं ने, साधु कहेंगे यहाँ, दोनों ने अपनी जिंदगी में रोक करके दिखा दिया। जब नोआखाली पहुँचे तो नोआखाली में दुर्गा माँ का मंदिर था। उस मंदिर में दुर्गा माँ की वो तलवारें थी, 3 तलवारें जो चोरी हो गई, कुछ मुसलमान चुरा ले गए थे। तो वहाँ पे उस तलवारों की क्या अहमियत आज की हम लोगों के उसमें, लेकिन देखिए वहाँ सिंबल था वो कि एक भरोसा हिंदू कम्युनिटी में कायम करना था कि मुसलमानों ने अगर ये किया तो उन्हें पश्चाताप होना चाहिए इस बात का। तो उपवास पे 25 दिन जानते कौन बैठा? बीबी अब्दुल सलाम बैठे। 25वें दिन जब उपवास का हो गया तब 2 तलवारें वापस आई। लोगों ने कहा कि आप अब तोड़ दीजिए, हम लोग तीसरी तलवार कहीं ना कहीं रोक के ले आएंगे। तब भी उन्होंने नहीं तोड़ा। 27वें दिन जब तीसरी तलवार भी आ गई तब बीबी अब्दुल सलाम ने उपवास तोड़ा। तब महात्मा गांधी लौट के उनके पास आए। तो ये एक मैसेजिंग थी। जैसे हम लोग धर्म के उससे भाग जाते हैं, आप देखिए कि कई जगह पे भरोसा कायम करना पड़ता है पब्लिक की, और उसके लिए टूल्स इस्तेमाल किया थे। और बीबी अब्दुल सलाम कौन थी? आज की तारीख में कोई उन्हें नहीं जानता। भारत में प्राथमिक शिक्षा पे इतना काम आज़ाद भारत में उन्होंने किया, किसी ने नहीं किया होगा। बीबी अब्दुल सलाम जब सेवाग्राम आई हैं तो टीबी की मरीज थी और उनको डॉक्टर ने कह दिया था ये 3 महीने में मर जाएंगी। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं जब मरी जाऊंगी तो एक बार घूम लूँ। तो उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा सेवाग्राम में कि मैं आना चाहती हूँ। सेवाग्राम में नियम आपको बता चुके, सख्त था कि बीमार आदमी नहीं आ सकता है। तो इन्होंने रिपोर्ट अपनी लगाई थी टीबी की। इनसे बहुत लोगों ने कहा टीबी वाली रिपोर्ट मत लगाओ, तो वही लोग तुम्हें बुला लेंगे। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, हम बेईमानी नहीं करेंगे। तो जब गांधी जी ने इनसे कहा कि भाई इसके तो टीबी है, लोगों ने कहा, तो गांधी ने कहा चलो ठीक है, इस औरत को 3 दिन के लिए आ जाने तो सेवाग्राम घूम घाम के चली जाए। 3 दिन के लिए बुलाया गया था बीबी अब्दुल सलाम को। 3 दिन में उन्होंने इतनी सेवा की कि महात्मा गांधी ने कहा कि इनका टाइम बढ़ा दिया जाए, नियम बदल करके। तो उनका बढ़ाते बढ़ाते सोचिए, उस औरत से जिसको डॉक्टर कह चुके थे मर जाएगी, उस औरत से नोआखाली दंगे में 26 दिन 27 दिन का उपवास करा लिया महात्मा गांधी ने। ये लीडरशिप ही तो थी। जिस आदमी को डॉक्टर कह चुके हैं कि मर जाएगा, उससे इतना बड़ा काम ले लेना। महात्मा गांधी की यही सबसे बड़ी खासियत थी कि अपनी ज़िंदगी में अपने बाद एक पूरी फौज तैयार कर दी थी लीडरशिप की। अब जब बंटवारे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हाँ नहीं या बोरिंग हो रहा है, नहीं। जब बंटवारा आया ना, बंटवारे को जितना आज उछाला जाता है, बंटवारा हुआ, सच बात है कि 2 देश का बंटवारा हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जानते हैं पूरी पॉपुलेशन, और बंटवारे में जो गड़बड़ हुई, जिस संगठन ने की, आज वो संगठन हमसे कहता है कि बंटवारा गांधी ने कराया, नेहरू ने कराया। बंटवारा जिस वक्त हुआ था, जानते किस बात का हुआ था? सिर्फ 2 राज्य बटेंगे। कौन से? पंजाब और बंगाल। बाकी किसी राज्य से किसी भी धर्म का आदमी पलायन नहीं कराया जाएगा, ये बंटवारे में पहले ही लिखा गया था। जिन्ना ने कहा था कि पंजाब बटेगा, पंजाब का आदमी इधर आ जाए और पंजाब मुसलमान उधर आ जाए और हिंदू इधर आ जाए। बंगाल में भी यही कर दिया जाएगा, बाकी किसी राज्य को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जब बंटवारा हुआ उसके बाद जानते हैं, और जैसे बंटवारा आज हो गया है 3-4 महीने बाद ट्रालियों पे लोग आने लग गए, सारे
कांग्रेस के बड़े नेता के तो होश भागते हो गए कि इतनी भीड़ आ कहाँ से रही। वो ये जान ही नहीं पाए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे जिलों, दूसरे प्रदेशों से एक संगठन था जिसने लोगों को भगाना शुरू कर दिया, जैसे उधर से भगाना शुरू कर दिया था कि आप हिंदू भारत जाओ। तो इसकी तैयारी कांग्रेस के पास नहीं थी, क्योंकि इसका मन में ही तैयार नहीं था ये मामला। तो जो ये भीड़ आई दिल्ली में, तो उससे दंगे और भड़क गए। जब दंगे भड़के तो महात्मा गांधी ने आपके लखनऊ की एक महिला, लखनऊ विश्वविद्यालय की ही पढ़ी थी, बेगम अनीस थी, जिनके शौहर मसूरी में पोस्टिंग की उनकी। तो उनसे कहा गया कि आप भाग जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उग्रता बढ़ रही है। वो बहुत अच्छे बड़े ऑफिसर थे। तो जब उनसे कहा गया कि आप भाग जाओ, मेरे 5-6 नौकर चाकर हैं, पहले इनका बंदोबस्त कर लें। तो उनको इतनी तो सुरक्षा दी गई कि आप निकल जाइए। तो जब एक जीप आई तो उन्होंने खुद निकलना नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि हमारे नौकर उनके परिवार निकल गए। तो जीप में भर करके उन्होंने लखनऊ भेज दिया उनको। और दूसरे दिन उनकी ही लाश वही बंगले में करीब 6-7 टुकड़ों में मिली। वो जब लाश लखनऊ आई तो लखनऊ में उनकी बीवी, जो कभी नहीं निकली थी बाहर, बेगम अनीस, उन्होंने वो लाश देखी। तो मुसलमानों में एक होता है कि जब आदमी मर जाए तो इद्दत के दिन होते हैं 4 महीने, 3 महीने 13 दिन। वो औरत 7वें दिन लखनऊ से कहाँ गई? महात्मा गांधी के पास। और महात्मा गांधी के कमरे के बाहर खड़ी होकर के रो रही थी वो। महात्मा गांधी देखते रहे कि वो रो रही। उसके बाद जब वो चुप हुई तो महात्मा गांधी ने पास बुला के बैठाया और कहा कि तुम्हारा गम मैं जान चुका हूँ। उनको पता चल गया था कि उसके शौहर मार दिए गए हैं इस तरीके से। लेकिन अब रोने का वक्त नहीं है, जाओ और उन कैंप में काम करो जिसमें पाकिस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं। कब? और सोचिए, उस औरत से काम ले लिया जिसका अभी 7 दिन पहले लिया मरा है। ये भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम्हारा गम बहुत है, तुम्हें अफसोस करना चाहिए, तुम्हारे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, इन्होंने बड़ा जुल्म किया, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अब इस गम की यही है कि जाओ, जो लोग तुम्हारे जैसे आ रहे हैं उनकी मदद करो। उस औरत ने, ये जो जामिया यूनिवर्सिटी आज है, इसी के बाहर कैंप लगाए गए थे सब। तो इसमें पाकिस्तान से लोग आए हुए रहते थे और इधर से भगाए गए थे, वो लोग रह रहे थे। उसमें जानते हैं, मुतवार के 7 दिन लगातार जब लाशें आती थी, जैसे कोई आदमी मर गया, जैसे हमारे बाप मर गए उसी कैंप में, तो हम लाश नहीं छूते थे हमारे डर में। ये औरत जो बेगम अनीस थी, इन्होंने कब्र खोद करके खुद दफनाया, इनकी लड़की और ये दोनों मिल करके। तो आप ये सोचिए, ये जो बंटवारे का जो दर्द था वो ऐसे ही नहीं ख़त्म किया गया था, बहुत काम किए गए इसके ऊपर, तब जा करके लोगों ने इसको पार पाया था। जब कांग्रेस का पूरा 25 सदस्यों का दल महात्मा गांधी के पास लौट के आया कि महरौली दंगे को हम देख करके आए हैं और वहाँ सब स्थिति सामान्य है, तो गांधी जी ने जानते क्या सवाल किया था कि कितने लोग गए थे? कहने हम 35 लोग गए थे। कहने कितने लौटे? कहने 35 लोग लौटे। ये किसी को चोट वोट आई? कहने किसी को चोट वोट नहीं है। तो महात्मा गांधी का, तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम मक्कारियाँ कर रहे हो, क्योंकि दंगे में जाओगे और मारे नहीं जाओगे। ये उसको पढ़ाओ जिसने कभी काम न किया। तो ये आप देखिए, एक गांधी जी का काम का तरीका था और लोगों से काम लेने का तरीका था। और उस जगह पे ये दंगे की हालत में जो काम यहाँ ये महात्मा गांधी कर रहे थे, वही गोपाल खान कर रहे थे अपने। सब लोगों ने मिल करके, हजारों लोगों ने मिल करके औरतें किडनैप कर ली गई थी, उनको ये लोग अकेले, मृदुला अभी जल्दी ख़त्म हुई है, सुभद्रा जोशी, बहुत दुबली पतली औरत, जिनको भेज दिया गया था कि जाओ और जहाँ औरतों को किडनैप किया गया है वहाँ से लेकर जाटों के गांव में, जहाँ पूरे लोग, उनकी कार वार सब जला दी गई, वो अकेली जा करके घर में घुस करके औरत निकाल गई, उसको किडनैप करके लाए। तो ये सारे काम लोगों ने किए थे, तब जा करके वो बंटवारा, उसका दर्द, वो सब चीज़ों को हम पार पाए थे। अब क्या होता है आज की तारीख में? एक लिंचिंग होती है और हम सब लोग उसके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने शुरू कर जाते हैं और कम्युनिटी को यूँ बांटना शुरू करते हैं कि लिंचिंग में सारे हिंदुओं का हाथ है, नहीं है। या कोई एक घटना में मुसलमान ने कोई हरकत किया है या मारा है किसी को, तो सारे मुसलमान दोषी। हमारा काम तो गांधी का तरीका होना चाहिए। हमें तो 2 कम्युनिटी को, 2 लोगों के बीच भरोसा पैदा करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं, क्योंकि हम इतने हल्के लोग हैं, हम मौका तलाश करते हैं कि ये घटना घटे और हम इसे खून देकर के 2 कम्युनिटी को ये देखें। ये सब लोग ये काम कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि तकलीफ लिंचिंग हुई है, इसमें दर्द तो पाकिस्तान तो चलती रहेगी, लेकिन इसे डिस्टर्ब नहीं करना, इसे अपने साथ बनाए रखना है। सरदार पटेल वो चीज़ नहीं सोच रहे थे उसकी, तो वो दूसरे वो दंगों के चक्कर में पड़े हुए थे कि शायद ये नुकसान पहुंचा दे। लेकिन आज भी आप देखिए, कश्मीर उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक वैसे ही जैसे पहले अफगानिस्तान था। वो एक प्रयोगशाला हो चुके हैं, सिर्फ इसीलिए तो है क्योंकि इतने देशों से उनकी सीमाएँ मिल रही और इतनी इम्पोर्टेंट जगह है वो। तो इसीलिए आज की तारीख में वायलेंस वहाँ भी बेनती है, यहाँ भी हर आदमी चाहता है कि भई हमारे हिस्से में आए। ये है कि मतलब कोई सवाल जवाब आपका हो इस
टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने सुना, किसी भी क्वेश्चन पे या किसी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को लेके, फ्रीडम स्ट्रगल को लेके कोई सवाल हो तो सवाल जवाब हो। और आगे बताना चाहूँगा कि इसके बाद हमारा एक अगला लेक्चर मॉडर्निटी के ऊपर है, पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निटी पे लेके प्रशांत सर हैं फिलोसफी डिपार्टमेंट से, उनसे बात हुई। आपको कोई सवाल जवाब हो तो जैसे मुझे भैया आपसे पूछना है कि अभी आप जो गांधी जी के बारे में बता रहे थे कि उस टाइम जब स्ट्रगल के टाइम कर रहे थे तो सब लोगों को एक अच्छे मूवमेंट के लिए ला रहे थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गांधी जी ने किया, तो उनको सिर्फ संघियों से बात करने में इतनी प्रॉब्लम क्या हुई? उनके लिए तो वो चैलेंज होगा ना एक टाइप का, संघ का संघी जी संघ आरएसएस जी जी जी। मतलब मुझे ये जानना है कि नहीं। जब उनके लिए तो एक बड़ा सा चैलेंज होगा कि इनको भी अगर बात करके हम अपने एक सही मूवमेंट में ले आए उस टाइम, तो वो कैसे, मतलब वो हाँ नहीं, उसमें कैसे यहाँ संघ पे सन 35 में महात्मा गांधी उनके बुलावे पे जाते हैं। उनके संघ कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाया था उतना पॉलिटिकल पे कि महात्मा गांधी उससे बातचीत करते। महात्मा गांधी को जितना लगता था कि हाँ, क्योंकि जो आज हमें संघ दिखाई दे रहा है, आज से 20 साल पहले का दिखाई दे रहा है, सन 47 में उनकी वो चीज़ें नहीं थी। वो सिर्फ उश्का सकते थे, तो फिलॉसफी के लेवल पे कहीं नहीं थे, संगठन के स्तर पे कहीं नहीं थे, वो खाली बस अपना कार्यक्रम चला रहे थे। महात्मा गांधी ने जितना कंट्रोल करना था उनके बड़े लीडर को कंट्रोल ही कर लिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खुद के महात्मा गांधी के दबाव में ही फर्स्ट कैबिनेट में शामिल कराया गया। तो उनको ये लगता नहीं था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा उस वक्त, और उस वक्त था भी नहीं उतना बड़ा संगठन। ये तो बन ही रहा था। गोवलकर जैसे सावरकर थे, सावरकर नेपथ्य में रह चुके थे कि हाँ वो बिल्कुल कोई चीज़ पे बोलते ही नहीं थे। गोवलकर धीरे धीरे अपने संगठन का विस्तार कर रहे थे। वो संगठन कोई बहुत बड़ा नहीं था। उस संगठन को तो मौका मिला है सन 74 के बाद, पॉलिटिकल मौका, कि वो पूरी तरीके से भारत की राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने। सन 47, 48, 49, 50 इन सब में तो जो हमारा विकल्प था कांग्रेस का, वो सोशलिस्ट होते थे, और गांधी जी ने सोशलिस्ट को अपने साथ कर रखा था। सब लोग जानते हैं। लोहिया नेहरू के तो बहुत खिलाफ थे, लेकिन महात्मा गांधी तो उन्हें कंट्रोल की ही है। संघ का एक आदमी जो थोड़ा बहुत उन्हें परिपक्व लगते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में नेहरू को शामिल करा दिया। कुछ ऐसा बहुत दमदार था नहीं इस पर। हाँ, ये अगर महात्मा गांधी रहते और ये इतना बढ़ता रहता तो शायद कंट्रोल भी करते उसे, क्योंकि जितने की जरूरत थी उतना तो उन्होंने किया। एक बार गए और उन्होंने उसे खारिज कर दिया, बस इतना था। बाकी संघ ने कभी कोई कोशिश ऐसी की भी नहीं उनके संपर्क में आने की। जैसे आज के लोगों कंपैरिजन में अगर देखें तो संघी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो आप क्या सोचते हैं कि उनसे फाइट अगर कैसे की जाए? बिल्कुल, इनसे फाइट तो कांग्रेस के ही तरीके से की जा सकती है, गांधी के कांग्रेस। संघ की मजबूती क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन, नहीं, ये तो उसकी आइडियोलॉजी है। मजबूती क्या है उसकी? लोगों में जाना। गांव सुबह जब हम हमारे अपने विचार के लोग नहीं उठते हैं, 10 बजे सो के उठते हैं, तब उनका आदमी 6 बजे धूप में खड़ा होकर के 2 लोग लिए। हमारे यहाँ पता है अच्छे वक्ता जो बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट है, वो अगर आप इतनी भीड़ कहिए तो वो नहीं आएंगे। उनके लिए एक मजमा चाहिए हज़ारों का, तब वो बोलने खड़े होंगे, जब माहौल बनेगा पूरा तालियां। संघ का आदमी ये नहीं करता है। संघ का आदमी वही करता है, 2 लोग भी हों तो आप उनके साथ बैठो, 200 भी हो तो बैठो, 2000 भी हो बैठो, और एक ही बात करो। हमारे लोगों ने वो करना बंद कर दिया, उनके लोगों ने वो आज तक वो चालू रखा है, इसलिए वो मजबूत है, हम कमजोर हैं। नहीं तो आइडियोलॉजी ये होता है, दुनिया में कभी ये हुआ है कि सच को छोड़ के लोगों ने झूठ को अपनाया हो। सच तभी फेल हुआ है जब सच को धारण करने वाले लोगों ने सच को पहुंचाना बंद कर दिया। तो और आज की तारीख में आइडियोलॉजी तो जाहिर है, उनका आदमी उनका गांव में है, हमारा आदमी गांव जाता नहीं। उनका आदमी यूनिवर्सिटी कॉलेज में है। अभी अपने यहाँ हमारी आइडियोलॉजी के लोग या हम जैसे लोगों की सभी तरह की जो ठीक बात करना चाहते हैं, वो फिर भी लखनऊ यूनिवर्सिटी तक तो आपका दखल है। किस इंजीनियरिंग कॉलेज में आप हैं? कहीं नहीं है। किस कोचिंग में आप हैं? आपको पता है संघ की कार्यशाला कोचिंग में लगती है। तो वो मेहनत कर रहे हैं लगातार, हम नहीं कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं, शायद इसका हल आए। वो सब जो भी मेन जो होता है उनका गुरु, वो किस मोटिव से स्टूडेंट अब वो टॉपिक से थोड़ा सा हो रहा है, बात करेंगे तब करेंगे। कोई खान अब्दुल गफ्फार खान या गांधी या फ्रीडम मूवमेंट पे कोई सवाल? क्यों कुणाल भी नहीं है? कोई सवाल नहीं है?
हाँ, हिस्ट्री के एतबार से बहुत रखा भी नहीं गया है खान अब्दुल गफ्फार खान को। हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में एक पूरा टॉपिक देख लेते हैं, बाकी नाम रहते हैं, ये नाम सिलेबस में बहुत कम ही रहता है। तो हमको उस तरह से भी नहीं पढ़ने वो को एक मिलता। छोटा सा पढ़ा दिया था सन 21 के टाइम में। हाँ, कराची एजुकेशन तो पढ़ा है और चीज़ें पढ़ी हैं, उस तरह से नहीं नाम आया है। अच्छी बात है, मैं खुद पहली बार मैं थोड़ा जान रहा हूँ, थोड़ा बहुत सुन रहा हूँ और थोड़ा पढ़ा जाएगा इस तरीके की। क्यों कुछ और है ना उसमें? नहीं हो गया मंडे वाली बस मंडे वाला वो क्या है? नहीं मॉडर्निटी वगैरह क्या है? बस मंडे को जो है वो बता दीजिए। हाँ, मंडे को है शायद अगला। हाँ, नेक्स्ट मंडे जो है उसमें मॉडर्निटी पे होगा। प्रशांत सर उसमें रहेंगे। प्रशांत सर जेएनयू से पढ़े हुए हैं और इस तरह के पब्लिक इंटरेक्शन काफ़ी करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म पे अच्छा काम है। कई बार ग्रीक यूनिवर्सिटी से उनका पीएचडी है और कई जगह और भी उनका लेक्चर सीरीज लगता रहता है इस तरह का। तो अगले व्याख्यान माला में इसी तरह से रहेगा। और जितने ज़्यादा इसमें सामने स्पीकर भी चीज़ों को वो खोलें, जिस सवालों से लोग भाग रहे हैं, तो अच्छा ही रहेगा। और हमें लगता है लंबा हो गया। नहीं अरे अभी तो आपको लग रहा है छोटा ही है। 37 मिनट हुआ। सवाल पूछने है ना, बहुत लंबे बात। अगर कोई बातचीत या कोई चीज़ लगती है, हमने मोटी मोटी बातें आपको बता दी हैं ये, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान पे हम बहुत लंबी बातचीत वहीं पे कर रहे हैं। यहाँ पे पहले से लोग थोड़ा सा उसको लेके जानते हैं, क्योंकि अभी हम पख्तून या हम काबुल या उसका लड़ाइयाँ बताने लगेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आपको वो भूगोल नहीं पता है। तो इसलिए खान साहब का हमने थोड़ा थोड़ा वो चीज़ें बताई हैं आपको जो यहाँ पर मैच करती हैं यहाँ पर। आज सबसे बता दूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब 130th बर्थ एनिवर्सरी है। कल 6 फरवरी को था और 20 साल हो गए हैं और फ्रीडम स्ट्रगल का बड़ा नाम है, सिविल डिसोबीडियंस का बड़ा नाम है। हम लोगों ने चाहा कि लखनऊ में हम जब जिससे भी पूछते हैं तो अक्सर गांधी एंड सुभाष, गांधी एंड अम्बेडकर, फिलॉसफी की क्लास में अक्सर गांधी एंड अम्बेडकर पे डिस्कशन रहा है। गांधी इस तरह से होता रहता है। हाँ, मतलब गांधी सुभाष इस तरह से डिस्कशन होता है। पहली बार हम देख रहे हैं गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो हमने चाहा कि ये दिन भी अच्छा है, बहुत शॉर्ट कम नोटिस पे सोचा कि हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चंस भी अगर हो सकते तो इसमें रेस करके आते कुछ इस तरह। जैसे अफगान क्वेश्चन है, हम इंटरनेशनल अफेयर्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आज भी अफगानिस्तान एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया। टेररिज्म पे पूरा अमेरिका ने पूरा अफगानिस्तान को लेकर के जो वॉर ऑन टेरर खेला है, पूरा अमेरिका ने जो पूरा अफगानिस्तान आज भी सॉल्व नहीं हुआ। पाकिस्तान खुद प्रॉब्लम में है, वहाँ भी अभी जो आर्मी पब्लिक स्कूल में बम धमाका हुआ उसमें भी अफगान को लेके और इतना ज़्यादा अफगानिस्तान को लेकर के बताया जाता है दुनिया का सबसे क्रिमिनलाइज्ड अगर कोई स्टेट कहीं है टूरिज्म को लेकर, जबकि टूरिज्म के मामले में बहुत रिच है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का अफगान क्वेश्चन एक अलग है, ट्राइब ही अलग है और जो फाटा से लगा हुआ बॉर्डर है। हाँ, जैसे अफगानिस्तान है, जियो पॉलिटिक्स अगर कोई समझता होगा तो उसके लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है इस पूरे बेल्ट की। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, जो आज की सवाल है नेहरू को लेकर के बहुत से हो जाते हैं। कश्मीर में सरदार पटेल ने कहा कि इसको कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो, ऐसे छोड़ दो, क्योंकि इसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा हमेशा सौदार्दी बना रहेगा। तो नेहरू ये बात कहते हैं ये कश्मीर ठीक 1 इंच की ज़मीन किसी को नहीं दी जाएगी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे समझिए नेहरू पे आरोप लगाया लोगों ने कि नेहरू के पुरखों की ज़मीन थी। नहीं, कश्मीर 5 देशों से उसकी सीमाएं मिलती हैं। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण इलाका है हमारा वो। और अगर कश्मीर हमारे यहाँ से चला जाता तो हमारी जो नेशनल कैपिटल है वो बिल्कुल सामने आ जाती दूसरे देश के। तो नेहरू इतने दूरअंदेश थे।